वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट वीडियो, जिसका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 53 टू 72 फ्रॉम आईकैप स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। क्वेश्चन 53 है कि द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट्स ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड। तो जब सिक्योरिटी के तौर पर बेलमेंट ऑफ गुड्स की जाए तो दैट इज कॉल्ड प्लेज। मॉर्गेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। स्पेशल बेलमेंट ऐसा सच कोई टर्म नहीं है। सब बेलमेंट तब होती है जब एक बेली फर्दर बेलमेंट करता है। Mrs. X delivered her old gold set to her cousin Mr. Y, a goldsmith, for the purpose of making new one out of it. This is the contract of bailment because there is a contract between the two. Yes, there is. Gold set was delivered to the goldsmith. Yes, delivery is important in a contract of bailment. Ownership has not been transferred. Yes, the purpose is to convert the old one into new one और फिर वापस हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये 3 कंडीशन हैं और इसके अलावा रिटर्न भी है इसके अंदर। A bailment involves delivery of goods by bailer to bailee. The delivery must be voluntary. Yes, delivery of goods may be made by doing something which has the effect of putting the goods in the possession of intended bailee or his authorized agent. इस तरह की डिलीवरी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या सिंबॉलिक डिलीवरी। तो एक्चुअल डिलीवरी में फिजिकल ट्रांसफ़र होता है और कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक डिलीवरी में जैसे आप वेयर हाउस की की दे देते हैं या रेलवे रिसीट दे देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। An insurance company places a damage insured card of Mr. A in possession of Mr. R, a repairer. What is the relationship between Mr. A, Mr. R and the insurance company? कार जो है वो मिस्टर ए की है तो वो बेलर होंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बेली है क्योंकि मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी को दी और इंश्योरेंस कंपनी ने आगे मिस्टर आर को दिया, तो वो सब बेली होंगे। तो मिस्टर ए के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। तीनों ही गलत हो गए, यही ठीक है। आर को सब बेली लिखा हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी बेली है, ठीक है। तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Pani is the person to whom the goods are delivered as security for payment of a debt or performance of a promise. He may retain the goods pledged for पेमेंट ऑफ डेट के लिए बिल्कुल वो कर सकता है जी। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेट के लिए भी कर सकता है। नेसेसरी एक्सपेंसेस अगर प्रिजर्वेशन के लिए हो, जिसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं लॉ में, तो इन सब के लिए कर सकता है। डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Mr. A pledged gold with Mr. B against loan of 5 lakh at a markup of 15% per annum. Mr. B, having apprehension about the safety of the gold, not only insures the gold but also buys a strong safe at a cost of rupees 25,000. Or at the time of repayment, Mr. B claimed the cost of insurance and safe in addition to the principal sum due. State the legal position. तो सारी चीज़ें क्लेम की जा सकती हैं जी। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट यस क्लेम किया जा सकता है, इंश्योरेंस के पैसे भी क्लेम किए जा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेफ भी क्लेम की जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है। अ ग्रेटिशियस बेलमेंट इज वन विच इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। ये आपने याद रखना है कि ग्रेटिशियस का वर्ड कंसिडरेशन का अपोजिट है। तो ग्रेटिशियस मीन्स नो कंसिडरेशन।
A sub-bailee is the person to whom the actual possession of good is transferred by someone who himself is not the owner of good but has a present right to possession, where the bailee sub-bails the goods with the authority of the owner. तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर और सब बेली भी बेलर और बेली वाला हो जाता है. On 1st January 2019, Mr. X borrows rupees 1 lakh from Mr. Y on the security of shares. On 1st June 2019, Mr. X borrows another sum of 50,000. Mr. X repays the first debt in full. Can Mr. Y retain the shares against his claim for the repayment of the second loan? तो क्या सेकंड लोन के अगेंस्ट क्लेम किया जा सकता है? इसमें राइट टू रिटेन जो होता है वो फ्यूचर एडवांसेस के लिए, सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए भी वैलिड होता है, अनलेस के बड़ा क्लियर इंटेंशन हो पार्टीज की अदरवाइज, और अदरवाइज के जी हर जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए अगर सेपरेट प्लेज क्रिएट किया जा रहा है तो फिर जो है ना सेपरेट कंसीडर होता है. अदरवाइज जो फ्यूचर एडवांसेज हैं, सब्सिक्वेंट एडवांसेज हैं, उनके लिए भी जो प्लेज होता है वो कंटिन्यू करता है. तो ही कैन रिटेन शेयर्स अगेंस्ट द क्लेम. और सो कैन नॉट वाली बात तो गलत हो जाएगी, बिकॉज द फर्स्ट डेट इज सेटिस्फाइड. दिस इज नॉट द सिनेरियो रीपेमेंट ऑफ द सेकेंड लोन. ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस है, ये थोड़ा अजीब सा सेंटेंस बनता है कि फर्स्ट डेट सेटिस्फाई हो गया, जबकि ये बात ही पूछी नहीं जा रही. पूछा तो ये जा रहा है कि सेकेंड लोन के कॉन्टेक्स्ट में जो है स्टेटस क्या होगा. सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. 62 है, अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल ओनली द ट्रू ऑनर कैन प्लेज द गुड्स, बट इन सम केसेस इवन अ नॉन ऑनर कैन मेक अ वैलिड प्लेज. चूज द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यस ही एज अ नॉन ऑनर ये वैलिड प्लेज पॉसिबल है गुड फेथ में और विदाउट अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम. प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल. प्लेज बाय बेली इन पोजेशन ऑफ गुड्स, नहीं ये उसमें से नहीं है. प्लेज बाय को ऑनर इन पोजेशन ये भी है. तो सी ऑप्शन वुड बी हियर, बिकॉज इनकरेक्ट वन बताना है. Mr. Kareem, a doctor by the exercise of undue influence, persuade Mr. Abdul, his patient, to sell a valuable gold watch to him for rupees 5,000. Mr. Kareem obtained the possession of the watch and pledges it with Mr. Khan. तो ये जो है ना प्लेज बाय नॉन ऑनर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. हु डज नॉट नो अबाउट द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ मिस्टर करीम, यानी गुड फेथ में है विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम है. इज दिस अ वैलिड प्लेज? तो ये एक वैलिड प्लेज होगा क्योंकि वो पोजेशन में है अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, आफ्टर द सेल तो नहीं है, बिफोर सेल नहीं है. This is a valid pledge because Mr. Kareem is in the possession of watch under avoidable contract, so that would be correct. और लास्ट वन जो है कि जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो ये एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा. A bailment is usually created by agreement between the bailer and the bailee. It may be gratuitous, which means without consideration, or non-gratuitous, which means with consideration. The various types of bailment on the basis of benefits are listed below. Choose the incorrect one. तो बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर बिल्कुल हो सकती है. बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली भी हो सकती है. बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द सब बेली ये नहीं होती. म्यूचुअल बेनिफिट भी हो सकता है. So incorrect one is option C. XYZ Bank granted a loan of rupees 10 million to ABC Limited against the pledge of shares of a listed company. ABC Limited defaulted on the repayment of the loan. The market value of the shares at the time of default was 9 million. What is the remedy available to XYZ Bank? अच्छा, बैंक जो है वो फाइल भी कर सकता है सूट फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट, और दूसरा ये हो सकता है कि जी सेल कर दे और फिर रिमेनिंग अमाउंट के लिए जो है वो केस फाइल कर दे. So can only file a suit for the recovery of the defaulted amount, can only file a suit for the recovery of the remaining amount.
कैन नॉट फाइल अ सूट, नहीं, कैन फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डिफॉल्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट, हाँ दोनों कर सकता है। अगर सेल कर देगा तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए, और अगर सेल नहीं करता तो फिर डिफॉल्टेड अमाउंट के लिए। The pani of goods from mercantile agent who has no authority from the principal to pledge gets a good title to the goods if the following conditions are satisfied. Choose the incorrect one. अच्छा, करेक्ट में तो होता है कि भाई गुड फेथ होनी चाहिए और उसे मालूम ना हो, अनअवेयर हो वो डिफेक्टिव टाइटल का, तो फिर वो कर सकता है। सो द एजेंट इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, ये तो कंडीशन है। एजेंट प्लेजेस द गुड्स वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी कंडीशन वैलिड है। पानर एक्ट्स, पानर जो है वो एजेंट है, वो कैसे गुड फेथ में एक्ट कर सकता है? उसे तो पता है कि उसकी अथॉरिटी नहीं है। जब उसकी अथॉरिटी नहीं है तो उसकी तो गुड फेथ पॉसिबल ही नहीं है। पानी एक्ट्स इन गुड फेथ रिक्वायरमेंट है, तो इनकरेक्ट वन बतानी है, तो सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। Mr. Kapoor, a famous producer of a film, borrowed rupees 100,000 from a film distributor and agreed to deliver the final prints of the film when ready. Is this a valid agreement of pledge? तो इसमें बात यह है कि ये प्लेज नहीं है क्योंकि उन्होंने पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं की। दिस इज़ वैलिड प्लेज तो गलत हो जाएगा। ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र ही नहीं होनी होती प्लेज में। प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न और ऑरल दोनों हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ वैलिड प्लेज because Mr. Kapoor has not transferred the possession. The person who delivers the goods as security for the payment of a debt and performance of a promise is called a pawnee or a pledger. It is the duty of the pawnee to pay extraordinary expenses to the pawnee which he has incurred for the blank of the good, for the preservation of the goods. तो उसके पैसे जो है ना वो पानर को पे करने होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह, तो वो प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स का हिस्सा बनेगा। Any kind of movable property, goods, documents or valuables may be pledged, but blank is necessary to complete a pledge. तो डिलीवरी इज नेसेसरी, डिलीवरी के बगैर प्लेज कंप्लीट नहीं होता। In bailment, there must be a delivery of goods. It means that the possession of goods must be transferred. Delivery may be actual or constructive. कंस्ट्रक्टिव की जगह आप सिंबॉलिक भी लिख सकते हैं। The general rule is that it is the blank who can ordinarily create a valid pledge. तो जनरल रूल के मुताबिक तो सिर्फ ऑनर कर सकता है। एज एन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पे नॉन ऑनर की तरफ से भी वैलिड प्लेज क्रिएट हो सकता है। द ब्लैंक में सेल द गुड्स प्लेज्ड आफ्टर गिविंग ब्लैंक का रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल। तो जो गुड्स होती हैं प्लेज में वो होती हैं जी प्लेजी के पास, या पानी कह सकते हैं आप, और नोटिस देना होगा उसे पानर को। So that's all for today. Have a good day.